श्रुति बुक में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हम में से कईयों को अंदर ही अंदर महसूस होता है, आत्मविनाश। नमस्कार। हाँ, मतलब वो अनजाने तरीके जिनसे हम खुद ही अपनी तरक्की के रास्ते में क्या कहते हैं, रोड़ा बन जाते हैं। बिल्कुल। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अक्सर हम अपनी काबिलियत और खुशी को खुद ही सीमित कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि ऐसा क्यों हो रहा है। सही कहा। ये एक अदृश्य दीवार की तरह है जिसे हम अनजाने में खुद ही बनाते हैं। इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हमारे पास ब्रायना वीस्ट की किताब द माउंटेन इज यू का सार है। तो आज हमारा मकसद है इस सार के जरूरी विचारों को खंगालना। हाँ, ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम खुद के दुश्मन क्यों बन जाते हैं और कैसे इन अंदरूनी पहाड़ों को पार करके खुद पर महारत हासिल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस पड़ताल को। और हाँ, अगर आपको इस तरह की गहरी बातें पसंद आ रही हैं तो 1 मिनट निकालकर श्रुति बुक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बिल्कुल। तो आत्मविनाश ये विषय इसलिए भी अहम है क्योंकि ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा आम है। ये कोई बड़ी नाटकीय चीज ही नहीं होती हमेशा। मतलब छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतों में भी छुपा हो सकता है। बिल्कुल। और इसे पहचानना ही पहला सबसे जरूरी कदम है। तो फिर शुरू करते हैं बुनियादी सवाल से। ये आत्मविनाश आखिर है क्या? किताब के सार के मुताबिक ये सिर्फ खुद से नफरत करना या आत्मविश्वास की कमी होना भर नहीं है। नहीं, मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। अक्सर ये हमारी किसी अनकही अचेतन जरूरत को पूरा करने का एक तरीका होता है। अच्छा, जरूरत पूरी करने का तरीका? ये कैसे? हाँ, और यही बात इसे इतना पेचीदा बनाती है। इसे एक तरह का मुकाबला करने का तंत्र, मतलब एक कोपिंग मैकेनिज्म कहा गया है सार में। कोपिंग मैकेनिज्म? जैसे सोचिए, जैसे कोई दर्द से बचने के लिए कोई दवा लेता है। हाँ, वैसे ही हम मुश्किल भावनाओं या स्थितियों से बचने के लिए ऐसे व्यवहार अपना लेते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। हाँ, ये कुछ देर के लिए शायद राहत तो देते हैं, इच्छाओं को जैसे सुन्न कर देते हैं, मगर जो असली मुद्दा है वो जस का तस बना रहता है। तो ये एक तरह का अंदरूनी संघर्ष हुआ, हमारी सचेत इच्छाओं जो हम असल में पाना चाहते हैं और हमारे अचेतन डरों जिनसे हम शायद भागना चाहते हैं। बिल्कुल सही। हम आगे बढ़ना चाहते हैं पर अंदर का कोई हिस्सा जैसे ब्रेक लगा रहा होता है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये व्यवहार अक्सर उन अधूरी जरूरतों या गहरे बैठे डरों से निकलते जिनके बारे में हमें शायद होश भी ना हो। अच्छा। हाँ, किताब इस बात पर जोर देती है कि हमें ये समझना होगा कि ये आदतें बनी क्यों। ये अक्सर हमें किसी पुराने दर्द या डर से बचाने की कोशिश में बनती है, भले ही आज वो खतरा शायद मौजूद ना हो। ये एक तरह की पुरानी प्रोग्रामिंग है जो चलती रहती है। सार में एक बहुत सोचने वाली बात कही गई है, आत्मविनाश खुद को चोट पहुंचाने का तरीका नहीं है, ये खुद को बचाने का तरीका है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, विरोधाभासी। हाँ, विरोधाभासी लगता है क्योंकि ये बचाव का एक भटका हुआ, एक गुमराह तरीका है। हमारा अवचेतन मन हमें उस चीज से बचाने की कोशिश कर रहा होता है जिससे हमें डर लगता है। शायद नाकामी से डर लगता है, शायद दूसरों की उम्मीदों से, शायद सफलता के बाद आने वाले दबाव से। और इस कोशिश में वो ऐसे रास्ते चुन लेता है जो असल में हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ये हमारे अतार्किक डरों और पुरानी सीमित करने वाली धारणाओं से भी जुड़ा है जो हमारी आत्म अवधारणा, यानी हम खुद को कैसे देखते हैं, उसे तय करती हैं। अगर ये इतना अनजाना और अवचेतन है तो इसे पहचानना भी तो मुश्किल होगा। क्या कुछ ऐसे बाहरी संकेत हैं जिन पर ध्यान दिया जा सकता है? किताब का सार कुछ इशारे देता है? हाँ, बिल्कुल। कई संकेत हैं जिन पर गौर किया जा सकता है, जैसे सकारात्मक बदलाव का विरोध करना। सकारात्मक बदलाव का विरोध मतलब? मान लीजिए किसी के जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, कोई नई नौकरी मिली, कोई अच्छा रिश्ता बना, लेकिन वो अंदर से बेचैन महसूस करने लगता है या उसे खराब करने के बहाने ढूंढने लगता है। अजीब है पर होता है। अच्छा, हाँ। और वो ऊपरी सीमा वाली बात भी शायद इसी से जुड़ी है, मतलब जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, सफलता मिल रही हो, तो अचानक से घबराहट महसूस करना। बिल्कुल, जैसे कि मैं इतनी खुशी या कामयाबी के लायक नहीं हूं, या फिर ये डर कि अब कुछ बुरा होने वाला है। ये बिल्कुल वही अपर लिमिट प्रॉब्लम है। ये ऐसा है मानो हमारे अंदर एक थर्मोस्टैट लगा हो जो एक निश्चित स्तर की खुशी या सफलता से ऊपर जाने पर हमें वापस नीचे खींच लाता है। और एक और बड़ा संकेत आपने बताया था, प्रतिबद्धताओं से भागना। हाँ, वो भी। जैसे ही चीजें थोड़ी मुश्किल होती हैं या जिम्मेदारी बढ़ती है तो कमिटमेंट से पीछे हट जाना, नौकरी छोड़ देना, रिश्ता तोड़ देना, कोई जरूरी प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ देना। अगर ये बार बार हो रहा है
तो ये एक पैटर्न है, एक संकेत है। और वो दो चीजें जो बिल्कुल विपरीत लगती हैं पर शायद एक ही जड़ से जुड़ी हों, पूर्णतावाद मतलब परफेक्शनिज्म और दूसरी तरफ अव्यवस्था या डिसऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ये दिलचस्प है ना? पूर्णतावाद हमें काम शुरू ही नहीं करने देता क्योंकि डर होता है कि वो एकदम सही नहीं होगा। हम सही समय, सही मूड, सही रिसोर्सेज का इंतजार करते रह जाते हैं जो कभी आता ही नहीं। और शुरू ही नहीं होता काम। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अव्यवस्था, चीजें इतनी बिखरी हुई और कंफ्यूजिंग होती हैं कि ध्यान भटकता रहता है और जरूरी काम हो ही नहीं पाते, फोकस ही नहीं बनता। तो दोनों का नतीजा एक ही है, आगे न बढ़ पाना। हाँ, दोनों ही तरीके हैं असल में असफलता या आलोचना के डर से बचने के। रास्ते अलग हैं, मंजिल एक ही, खुद को रोकना। तो ये सारे संकेत हमें बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम खुद ही ब्रेक लगा रहे हैं। अब किताब एक और दिलचस्प मोड़ लेती है जब वो कहती है आपके ट्रिगर आपकी स्वतंत्रता के मार्गदर्शक हैं। इसका क्या मतलब हुआ? जो चीजें हमें परेशान करती हैं वो रास्ता कैसे दिखा सकती हैं? इससे एक अहम सवाल उठता है कि हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को कैसे देखते हैं। अक्सर हम उन्हें बुरा मानकर दबाने या उनसे बचने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए या मुझे दुखी नहीं होना चाहिए। हाँ, आमतौर पे तो यही सोच होती है। लेकिन किताब कहती है कि ये भावनाएं असल में डेटा हैं, जानकारी के स्रोत हैं। इन्हें इग्नोर मत करो। उदाहरण के लिए गुस्सा अक्सर तब आता है जब हमारी सीमाएं लांघी जाती हैं या हमारे साथ अन्याय होता है। तो गुस्सा हमें बता रहा है कि कहाँ स्टैंड लेने की जरूरत है, कहाँ अपनी बाउंड्रीज को डिफेंड करने की जरूरत है। और उदासी या ईर्ष्या जैसी भावनाएं, उनका क्या? उदासी किसी नुकसान या कमी की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। ये हमें बताती है कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण था जो अब नहीं है। इसे महसूस करना, इसे स्वीकार करना हमें उस नुकसान को प्रोसेस करने में मदद करता है, हील करने में मदद करता है। और ईर्ष्या, उससे तो बहुत नेगेटिव माना जाता है। हाँ, माना जाता है, पर किताब का नजरिया थोड़ा अलग है। ईर्ष्या, जिसे हम जलन कहते हैं, असल में हमारी दबी हुई इच्छाओं की तरफ इशारा कर सकती है। जिस चीज के लिए हम ईर्ष्या महसूस कर रहे हैं, शायद वही चीज हम अपने जीवन में चाहते हैं, पर मान नहीं रहे या उसके लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। वाह, तो ये भावनाएं जिन्हें हम अक्सर टालना चाहते हैं, असल में हमें खुद को और अपनी जरूरतों को बेहतर समझने में मदद कर सकती हैं। ये तो बिल्कुल नया दृष्टिकोण है। बिल्कुल। जैसा कि किताब में आगे भी जिक्र है, हमारे ट्रिगर्स, वो बातें या हालात जो हमें भावनात्मक रूप से उत्तेजित करते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, दुखी करते हैं, असल में हमारे अंदर के उन घावों की ओर इशारा करते हैं जिन पर ध्यान देने और जिन्हें भरने की जरूरत है। मतलब वो हमें बताते हैं कि हमें कहाँ काम करना है, कहाँ विकास की गुंजाइश है। हाँ, उन्हें दुश्मन समझने के बजाय अपना गाइड समझना जरूरी है। वो हमें हमारी अनसुलझी चीजों तक ले जाते हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली नजरिया है और यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है क्योंकि किताब का सार आत्मविनाश को सीधे तौर पर कम भावनात्मक बुद्धिमत्ता, लो इमोशनल इंटेलिजेंस EI से जोड़ता है। हाँ, EI यानी अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और उन्हें संभालने की क्षमता। इसका आत्मविनाश से क्या लेना देना है, ये थोड़ा समझाएंगी? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता सिर्फ भावनाओं को पहचानने तक सीमित नहीं है। ये उन्हें समझने, उनके पीछे के संदेश को पढ़ने और फिर उन पर सोच समझकर प्रतिक्रिया देने की क्षमता है। जिनकी EI ज्यादा होती है वो अपनी भावनाओं से अभिभूत नहीं होती, मतलब ओवरवेल्म्ड नहीं होती, बल्कि उन्हें नेविगेट करना सीखती हैं। किताब बताती है कि कम EI वाले लोग अपनी भावनाओं, खासकर मुश्किल भावनाओं को ठीक से समझ नहीं पाते और फिर उनसे निपटने के लिए अक्सर आत्मविनाशकारी रास्ते अपना लेते हैं, जैसे टालमटोल करना, रिश्तों से भाग जाना या गुस्सा दिखाना, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि इस भावना का करें क्या। मतलब अगर कोई अपनी निराशा या डर को समझ नहीं पा रहा तो हो सकता है वो उसे दबाने के लिए टालमटोल करे या कोई जरूरी मौका गवा दे, ऐसा? हाँ, बिल्कुल। और इसमें हमारे दिमाग और शरीर की कुछ प्राकृतिक प्रवृत्तियां भी भूमिका निभाती हैं। किताब डोपामीन साइकिल का जिक्र करती है। जब हम लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, डोपामीन हमें अच्छा महसूस कराता है, लेकिन लक्ष्य के करीब पहुंचने पर नाकामी का डर भी बढ़ सकता है। और शरीर का भी अपना एक आराम क्षेत्र होता है जिसे होमियोस्टैसिस कहते हैं। होमियोस्टैसिस, ये क्या है?
ये एक तरह का अंदरूनी थर्मोस्टैट है जो हमें जानी पहचानी स्थिति में बनाए रखना चाहता है, भले ही वो स्थिति हमारे लिए अच्छी ना हो। बदलाव हमेशा थोड़ा असहज लगता है शरीर को, सिस्टम को, वो रेजिस्ट करता है। तो हमारा दिमाग और शरीर दोनों ही हमें बदलाव से रोक सकते हैं, भले ही हम सचेत रूप से बदलाव चाहते हों। ये तो बड़ी चुनौती है। चुनौती है, लेकिन नामुमकिन नहीं। और इसीलिए किताब माइक्रो शिफ्ट्स यानी छोटे छोटे बदलावों के विचार पर जोर देती है। माइक्रो शिफ्ट्स, छोटे बदलाव। बड़े नाटकीय बदलाव अक्सर टिकते नहीं, क्योंकि वो हमारे सिस्टम को, हमारे आराम क्षेत्र को बहुत ज्यादा झटका देते हैं। स्थायी बदलाव धीरे धीरे लगातार किए गए छोटे छोटे समायोजनों से आता है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे रोज सिर्फ 10 मिनट के लिए कोई नया काम करना, या किसी मुश्किल बातचीत को टालने के बजाय उसका सामना करना, भले ही थोड़ा डर लगे। ये छोटे कदम धीरे धीरे हमारी क्षमता बढ़ाते हैं और नए व्यवहार को सामान्य बनाते हैं। ठीक है, तो हमने समझा कि आत्मविनाश क्या है, इसके संकेत क्या हैं, और इसमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता और हमारी अंदरूनी प्रोग्रामिंग की क्या भूमिका है। ये सब जानना जरूरी है, लेकिन अब सवाल आता है कि कोई असल में इस पैटर्न को तोड़े कैसे? सार अतीत को छोड़ने की बात करता है, ये कैसे होता है? हाँ, अतीत को छोड़ना जरूरी है, क्योंकि अक्सर ये पुराने अनुभव और डर ही हमें रोक रहे होते हैं। लेकिन किताब ये भी स्पष्ट करती है कि ये कोई स्विच दबाने जैसा नहीं है कि बस फैसला किया और छोड़ दिया। तो फिर कैसे? ये जबरदस्ती नहीं हो सकता। ये स्वीकृति, एक्सेप्टेंस और पुनर्निर्माण की एक धीमी सतत प्रक्रिया है। पहले ये स्वीकार करना कि जो हुआ वो हुआ, उसे बदला नहीं जा सकता। उसे लेकर कड़वाहट पालने से कुछ नहीं होगा। स्वीकृति। हाँ, और फिर उस अनुभव से सीख लेकर एक नया रास्ता बनाना, उस अतीत को अपने भविष्य को तय करने की इजाजत न देना। सार में भावनाओं को संसाधित करने की तुलना एक इनबॉक्स को मैनेज करने से की गई है। अगर हम ईमेल को देखे बिना जमा करते जाएं तो इनबॉक्स भर जाएगा और जरूरी चीजें छूट जाएंगी। भावनाओं के साथ भी ऐसा ही है। बहुत अच्छी उपमा है, बिल्कुल ऐसे ही है। किताब इसे भावनात्मक बैकलॉग जारी करना कहती है। जब हम मुश्किल भावनाओं को महसूस करने और समझने से बचते हैं, तो वो अंदर जमा होती जाती हैं और बोझ बन जाती हैं। फिर वो किसी और रूप में बाहर निकलती हैं, चिड़चिड़ाहट, बीमारी या फिर आत्मविनाश। तो उन्हें प्रोसेस कैसे करें? उन्हें महसूस करने की इजाजत देना, समझना कि वो क्या कह रही हैं, और फिर उन्हें जाने देना। इसके लिए ध्यान, मेडिटेशन, गहरी सांस लेना, लिखना, जर्नलिंग या किसी भरोसेमंद दोस्त या थेरेपिस्ट से बात करना, ये सब तरीके मददगार हो सकते हैं। और जब हम अतीत की इन भावनाओं को संसाधित कर लेते हैं, तब भविष्य का निर्माण शुरू होता है। किताब इस पर भी बात करती है ना? हाँ, बिल्कुल। अतीत को छोड़ना सिर्फ पीछे मुड़कर देखना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने के लिए एक जगह बनाना है। किताब कल्पना, विजुअलाइजेशन की शक्ति पर जोर देती है। कल्पना कैसे? अपने उच्चतम संभावित भविष्य स्वयं, हाईएस्ट पोटेंशियल फ्यूचर सेल्फ की कल्पना करना। वो कैसा दिखता है, कैसा महसूस करता है, कैसे जीता है। ये हमें एक दिशा देता है, एक प्रेरणा देता है कि हम क्या बन सकते हैं, किसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इसमें कुछ ठोस कदम भी बताए गए हैं सार में, जैसे अपने उद्देश्य के अनुसार काम करना। हाँ, अपने पर्पस के साथ अलाइन होना, अपनी भावनाओं को मान्य करना, यानी उन्हें सही या गलत का ठप्पा लगाए बिना स्वीकार करना कि हाँ, मैं ये महसूस कर रही हूँ, और अपने सिद्धांत, अपने वैल्यूज तय करना और उनके अनुसार जीना। ये तो अपने जीवन का सीईओ बनने जैसा हुआ। बिल्कुल, जैसा कि सार में कहा भी गया है, अपने जीवन की दिशा और निर्णयों की बागडोर अपने हाथ में लेना। इसी संदर्भ में आघात, ट्रॉमा से उभरने की बात भी महत्वपूर्ण है। किताब कहती है कि ठीक होने का मतलब भूलना नहीं है, बल्कि उस अनुभव को अपने जीवन की कहानी में एकीकृत करना और इरादे के साथ आगे बढ़ना है। इसमें सबसे जरूरी है सुरक्षा की भावना को फिर से बहाल करना, जो ट्रॉमा अक्सर छीन लेता है। तो इस सब का मतलब क्या है? ये पूरी यात्रा आत्मविनाश को समझने से लेकर अतीत को छोड़ने और भविष्य बनाने तक हमें कहाँ ले जाती है? सार कहता है कि ये आत्मनिपुणता, सेल्फ मास्टरी की ओर ले जाती है। और इसका आधार है जिम्मेदारी लेना। हाँ, ये सबसे बड़ा बदलाव है शायद। ये समझना कि हाँ, मैं ही खुद को रोक रहा था, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि मेरे पास ही इसे बदलने की ताकत भी है। ये दोषारोपण नहीं, बल्कि सशक्तिकरण है। आत्मनिपुणता का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों का मालिक बनना, उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने देना। किताब इसमें कुछ और जरूरी बातों पर जोर देती है, जैसे भावनाओं को नियंत्रित करने और दबाने में फर्क समझना। ये क्या फर्क है?
नियंत्रण सचेत होता है, जागरूकता के साथ होता है। आप भावना को महसूस करते हैं, समझते हैं और फिर चुनते हैं कि कैसे रिएक्ट करना है। जबकि दमन अचेतन रूप से होता है। आप भावना को महसूस ही नहीं करना चाहते, उसे अंदर धकेल देते हैं और वो बाद में ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अच्छा, और खुद पर फिर से भरोसा करना सीखना। हाँ, क्योंकि आत्मविनाश अक्सर खुद पर भरोसे को तोड़ देता है। हमें लगने लगता है कि हम कुछ सही कर ही नहीं सकते, तो धीरे धीरे छोटे छोटे कदम उठाकर, वादे निभाकर खुद पर फिर से भरोसा बनाना पड़ता है। और क्षणिक खुशी के बजाय अंदरूनी शांति खोजना। बिल्कुल, बाहरी चीजों से मिलने वाली खुशी आती जाती रहती है। सच्ची संतुष्टि अंदर से आती है जब हम अपनी वैल्यूज के साथ जीते हैं और खुद को स्वीकार करते हैं। और यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि किताब मानसिक शक्ति को कोई जन्मजात गुण नहीं मानती। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे एक ऐसा कौशल मानती है जिसे विकसित किया जा सकता है प्रैक्टिस से। जैसे मांसपेशियां कसरत से मजबूत होती हैं, वैसे ही मानसिक शक्ति चुनौतियों का सामना करने और उनसे सीखने से बढ़ती है। तो इसे विकसित करने के लिए कुछ व्यवहारिक तरीके भी सुझाए गए हैं सार में। हाँ, कई ठोस कदम हैं, जैसे योजना बनाना, क्योंकि एक स्पष्ट योजना अनिश्चितता और चिंता को कम करती है। विनम्रता अपनाना, ये समझना कि हम सब कुछ नहीं जानते और हमें मदद की जरूरत पड़ सकती है। और मदद मांगना। हाँ, मदद मांगना, इसे कमजोरी नहीं बल्कि ताकत समझना, ये जानना कि कब हमें सहारे की जरूरत है। जिम्मेदारी लेना भी अहम है ना? बिल्कुल, न सिर्फ अपनी सफलताओं की बल्कि अपनी गलतियों और उनके परिणामों की भी। ब्लेम गेम खेलने के बजाय। और मुश्किल जटिल भावनाओं को संसाधित करना सीखना, उनसे भागना नहीं। साथ ही जो गलत हुआ उस पर अटके रहने के बजाय चीजों को ठीक करने पर, समाधान पर ध्यान केंद्रित करना। अपनी भावनाओं और जरूरतों के बारे में खुलकर बात करना, क्योंकि मन में रखने से चीजें ज्यादा बड़ी और डरावनी लगती हैं। और सबसे जरूरी शायद खुद को समय देना, धैर्य रखना, क्योंकि ये बदलाव रातों रात नहीं होता। ये एक यात्रा है, कोई डेस्टिनेशन नहीं। एक और बहुत महत्वपूर्ण विचार जो मुझे लगा वो था, भावनाएं हमेशा तथ्य नहीं होती। हमारी भावनाएं हमें जरूरी जानकारी देती हैं, पर वो हमेशा बाहरी सच्चाई का आईना नहीं होती। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है, खासकर डर पर आधारित भावनाएं, जैसे मैं ये नहीं कर पाऊंगी या सब गड़बड़ हो जाएगा। ये अक्सर सिर्फ भावनाएं होती हैं, सच्चाई नहीं। हमें अपनी तर्क क्षमता और सहज ज्ञान, इंट्यूशन का इस्तेमाल करके ये तय करना होता है कि कब भावनाएं हमें जरूरी सिग्नल दे रही हैं और कब वो सिर्फ पुरानी प्रोग्रामिंग या डर की उपज है। इसी समझ और संतुलन से शायद वो अंदरूनी शांति आती है जिसकी बात हो रही थी। बिल्कुल। तो हमने आज ब्रायना वीस्ट की द माउंटेन इज यू के सार के जरिए समझा कि आत्मविनाश असल में खुद को बचाने की एक गलत दिशा में की गई कोशिश है, जो हमारी अनकही जरूरतों, डरों और कम भावनात्मक समझ से जुड़ी है। हाँ, हमने देखा कि कैसे हमारे ट्रिगर्स हमें रास्ता दिखा सकते हैं, कैसे अतीत को स्वीकृति से छोड़ा जा सकता है, और कैसे सचेत प्रयासों, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और जिम्मेदारी के साथ हम आत्मनिपुणता की ओर बढ़ सकते हैं। और किताब का मूल संदेश, जैसा कि शीर्षक में ही निहित है, पहाड़ आप ही है, द माउंटेन इज यू। असली बाधा, असली चुनौती बाहर नहीं, हमारे अंदर है। बिल्कुल, ये यात्रा बाहरी दुनिया को बदलने की उतनी नहीं है जितनी अपने अंदर के नक्शे को समझने और उसे पार करने की है। और ये बात कहीं ना कहीं हम सबके जीवन के अनुभव से जुड़ती है ना? हम सब ने कभी ना कभी खुद को अपनी राह में खड़ा पाया है। निश्चित रूप से। और इसी सोच के साथ मैं एक अंतिम विचार श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी। किताब का सार ये सुझाव देता है कि हमें अपने जीवन की चुनौतियों, अपने पहाड़ों को सिर्फ रुकावटों की तरह नहीं देखना चाहिए। तो फिर किस तरह देखना चाहिए? उन्हें बदलाव और विकास के अवसरों के रूप में देखना चाहिए। जैसा कि किताब में कहीं कहा गया है, आप अपने पहाड़ों को वैसे देखना शुरू कर देंगे जैसे वे वास्तव में थे। उपहार, चुनौतियों को उपहार की तरह देखना, ये वाकई एक अलग सोचने पर मजबूर करने वाला नजरिया है। हाँ, तो सोचने वाली बात ये, हमारे जीवन में वो कौन सा पहाड़, वो कौन सी बड़ी चुनौती है जो शायद भेष बदले हुए एक उपहार हो, एक ऐसा अवसर जो हमें खुद को बेहतर समझने और ज्यादा मजबूत बनने का मौका दे रहा हो। बस हमें उसे सही नजरिए से देखने की जरूरत है। बहुत खूब। इस विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।